हेलो बेटा। बेटा हम आज रिवीजन करते हैं चैप्टर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम का सेकंड पार्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस क्लेम में से क्वेश्चन आता है, तो उसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट अलग वीडियो में पढ़ा था, लॉस ऑफ स्टॉक। अब पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। बेटा किसी बिजनेस प्रीमाइसेस में फायर होती है और उसकी वजह से वहाँ बिजनेस कुछ महीनों तक या तो बंद रहता है या ठीक से नहीं चलता। फर्नीचर बन रहा है, शॉप कहीं और शिफ्ट हो गई, मेन शॉप में काम चल रहा है 1-2 महीने 3 महीने फायर के बाद, तो बेटा उस केस में 7-8 दिन तक तो फायर के बाद बिजनेस शुरू ही नहीं होगा। फर्नीचर फिर जला हुआ हटाएंगे, माल निकालेंगे, नया माल आने में टाइम लगेगा, नया फर्नीचर बनने में टाइम लगेगा, तब तक दुकान या तो बंद रहेगी या कहीं और चलेगी। तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। और उसकी वजह से जो लॉस होता है उसके लिए पॉलिसी हो सकती है, पॉलिसी होती है, और उसमें क्लेम कैसे लिए जाए वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। फटाफट फटाफट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। बेटा स्पीड मुझे फास्ट रखनी पड़ेगी, स्टूडेंट की डिमांड होती है सर कम से कम टाइम में रिवीजन करवाया जाए, ठीक है। तो बेटा चैप्टर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लॉस ऑफ बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर फायर हुआ। अब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं बेटा, हम यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए बेटा यहाँ पर फायर हुआ, फायर से बिजनेस डाउन चला गया, बिजनेस क्लोज डाउन या बिजनेस डाउन जो भी है, उससे क्या हुआ? नो सेल्स फॉर फ्यू डेज और मंथ, कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक सेल नहीं हुई या काफ़ी कम हुई। उससे क्या हुआ? उस सेल पर होने वाला प्रॉफिट, उस सेल पर होने वाला प्रॉफिट होने से रह गया। तो ये क्या हो गया? इट विल बी कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, और इसी की पॉलिसी होती है। बिजनेस कैन गेट क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ इट, यदि इफ द लॉस वाज इंश्योर्ड, यदि पॉलिसी ले रखी है तो इस लॉस को भी बीमा कंपनी से रिकवर किया जा सकता है बाय लॉस ऑफ इट। इफ यदि पॉलिसी ली है सफिशिएंट अमाउंट की और सफिशिएंट पीरियड की, पॉलिसी से में यदि पीरियड सफिशिएंट कवर, जैसे हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा 3 महीना और पॉलिसी 2 महीने की है, तो क्लेम 2 महीने के फर्स्ट 2 मंथ का ही लॉस मिलेगा। लेकिन और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी सफिशिएंट है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। पॉलिसी आपने 2 रुपये की ले ली, क्या 10 लाख का कवर होगा? पॉलिसी 5 रुपये की ले ली, नहीं होगा। तो आपको पॉलिसी का अमाउंट भी देखना पड़ेगा, पॉलिसी का टाइम भी सफिशिएंट हो, अमाउंट भी सफिशिएंट हो। देखिए अब यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऐसे हमने कई सारे कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे। क्लेम टू बी फाइल विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इस कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसके लिए कितना क्लेम बीमा कंपनी से मांगा जाए उसके लिए समझने के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए मान लो साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 से, मुझे थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा, हाँ देखिए साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 से और फायर लगी है अप्रैल में, बिजनेस स्टार्ट हुआ अप्रैल 19 से, और अप्रैल मई जून 3 महीने बिजनेस ठीक से चला, कोई दिक्कत नहीं। 1 जुलाई को क्या हो गई? फायर। और डेट व्हेन बिजनेस रिटर्न टू नॉर्मल, बिजनेस कंडीशन नॉर्मली रीस्टेब्लिश कब हुई? तो वो हुई 31 अगस्त को। तो जुलाई एंड अगस्त, ये 2 मंथ जो है, ये जो 2 मंथ है, इस 2 मंथ को क्या कहा जाता है? इस 2 मंथ को कहा जाता है डिसलोकेशन पीरियड। क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। ये है डिसलोकेशन पीरियड या अबनॉर्मल पीरियड या डिस्टर्बिंग पीरियड। जुलाई और अगस्त 2019, ये 2 महीने बिजनेस ठीक से नहीं चला। 31 अगस्त को बिजनेस कंडीशन नॉर्मली रीस्टेब्लिश होगी, नॉर्मल पर रिटर्न आ गई, तो ये 2 महीने को कहेंगे अबनॉर्मल पीरियड, डिस्टर्बिंग पीरियड या डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड कवर्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड, देखिए बेटा ये तो डिसलोकेशन पीरियड है, और यदि पॉलिसी में कवर कितना महीना है वो भी लिखना पड़ेगा, पॉलिसी कितने अमाउंट की है वो भी, और कितने महीने का उसमें लॉस कवर्ड है वो भी। तो वो यदि पॉलिसी में लिखा है कि 3 महीने का लॉस कवर्ड है, तो 3 महीने को कहते हैं इंडिमिनिटी पीरियड। यदि पॉलिसी में 5 महीना लिखा हुआ है तो 5 महीना होगा। डिसलोकेशन पीरियड अलग चीज हुई, कितने महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, और इंडिमिनिटी पीरियड मतलब कितने पीरियड की पॉलिसी ली हुई है। लेकिन बट सम टाइम क्वेश्चन मेकर यूज्ड इट एज पीरियड ऑफ, यदि क्वेश्चन में कई बार इसका
यदि क्वेश्चन में डिसलोकेशन पीरियड नहीं दिया, उसकी जगह उन्होंने लिख दिया इंडिमिनिटी पीरियड, उसका मतलब मान लो कि वो इंडिमिनिटी पीरियड ही डिसलोकेशन पीरियड है। अदरवाइज डिसलोकेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, कितने महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, और इंडिमिनिटी पीरियड का मतलब होता है कितने पीरियड की पॉलिसी ली हुई है। लेकिन कई क्वेश्चन में दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए अब कौन सा नंबर 2, देखिए बेटा यहाँ पर अप्रैल 2018 से ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ फायर है 1 जुलाई 2019, डेट ऑफ फायर है 1 जुलाई 2019, ठीक है। 2019 सॉरी, डेट ऑफ फायर 1 जुलाई और डेट व्हेन बिजनेस कंडीशन रीस्टेब्लिश वो है 31 अगस्त। तो बेटा ये 2 महीने, ये है डिसलोकेशन पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड। यहां की जो सेल है, यहां की जो सेल है 80, अच्छा यहां सेल इन 2 महीनों में सिर्फ 80,000 सेल हो पाई, इसको कहते हैं एक्चुअल सेल। क्या कहते हैं इसको, एक्चुअल सेल। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की सेल को कहते हैं एक्चुअल सेल, जो एक्चुअल में रही। बेटा जबकि इन्हीं 2 महीनों में पिछले साल सेल रही थी ₹10 लाख, इन्हीं 2 महीनों में 2018 में जुलाई और अगस्त, बेटा हर बिजनेस में सीजन ऑफ सीजन होते हैं, ये डिस्टर्बिंग पीरियड सीजन का हो सकता है, ऑफ सीजन का हो सकता है, तो करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इन प्रीवियस ईयर, बेटा जुलाई अगस्त 2 महीने, जुलाई अगस्त 2019 ये है डिसलोकेशन, और जुलाई अगस्त 2018 ये उसके करस्पॉन्डिंग पीरियड इन प्रीवियस ईयर है। बेटा वहां सेल थी ₹10 लाख, इसको कहते हैं, अब देखो यहां इसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल या स्टैंडर्ड टर्नओवर। बेटा यदि जो सेल यहां पर सिर्फ 80,000 रही, क्योंकि बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, 2 महीने बिजनेस चला ही नहीं, फिर भी कैसे तैसे करके उन्होंने 2 महीने सेल कुछ कर ली 80,000, 80,000, जबकि प्रीवियस ईयर में इन्हीं 2 महीने में सेल ₹10 लाख थी। यदि यहाँ 2019 जुलाई में फायर नहीं होती तो सेल पिछले साल जैसी ₹10 लाख तो होती ना, यहाँ पर लेकिन 80,000 ही हुई। तो इससे हम क्या निकालते हैं आगे बता पड़ेगा, लेकिन जो सेल हुई है वो एक्चुअल, और यदि फायर नहीं होती तो सेल क्या होती, तो वो जो होना चाहिए था, जिसको हम मानते हैं कि जो होना चाहिए उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, तो वो है 10 लाख रुपीस की सेल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल। तो ये हमने मतलब समझा है स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल का मतलब। बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ट्रेंड इन सेल। बेटा देखिए जैसे केस है कि डेट ऑफ फायर, मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर है 1 अगस्त 2020, और या 1 अगस्त आपको नहीं चलता था, अप्रैल में 1, हाँ ठीक है चल सकता है 1 अगस्त 2020। बेटा उसके प्रीवियस ईयर 4 साल की सेल दी है क्वेश्चन ने, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, ये 4 साल की सेल दी है ना बेटा। तो देखिए सेल 10 लाख से 12 लाख हुई, मतलब 2 लाख से बढ़ी, मतलब 10% से बढ़ी। 10 लाख से बढ़कर सेल 12 लाख होगी, तो 2 लाख से बढ़ी है ऑन 10 लाख, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना आया 10%। फिर सेल 240 से फिर और बढ़ी, सेल बढ़ी 240 से, तो कितना, सॉरी 20% सेल बढ़ी थी यहाँ पर भी सेल कितनी बढ़ रही है 20%। फिर सेल क्या हुई यहाँ पर सॉरी कैलकुलेटर, यस, फिर सेल 1728 हो गई 1448 से, तो 1728 माइनस 1440, सेल बढ़ी 2,88,000 से ऑन 1440। फिर सेल बढ़ रही है 20% से। एक साल सेल 20% बढ़ जाना ठीक है, दूसरे साल फिर 20% बढ़ना ठीक है, तीसरे साल फिर 20% बढ़ना, ये इंडिकेट करता है कि देयर इज ए अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 20% इन सेल, देयर इज ए अपवर्ड ट्रेंड इन सेल एट द रेट ऑफ 20% ईयरली। सेल 20% से बढ़ती है प्रीवियस ईयर की तुलना में, अगले साल सेल 20% बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 कैसे निकालते हैं शॉर्ट सेल या लॉस ऑफ टर्नओवर या रिडक्शन इन टर्नओवर, कि हमें कितना सेल का नुकसान हुआ। फायर एक्सीडेंट की वजह से जो बिजनेस हमारा डिसऑर्गेनाइज रहा, उसकी वजह से हमें
लॉस ऑफ टर्नओवर, लॉस ऑफ सेल कितना रहा, शॉर्ट सेल कितनी रही, रिडक्शन इन टर्नओवर कितना रहा। देखिए बेटा, यदि फायर हुई है 1 जुलाई 2019 को और डिसलोकेशन रहा है 31 अगस्त तक, तो ये जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं डिसलोकेशन पीरियड। यहाँ सेल 50,000 50,000 ही हो पाई, ये है एक्चुअल सेल, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल सेल 50,000। जबकि इसके करस्पॉन्डिंग पीरियड इन प्रीवियस ईयर जुलाई अगस्त 2018, इसी पीरियड के प्रीवियस ईयर के 2 मंथ जुलाई अगस्त, बेटा सीजन ऑफ सीजन का ध्यान रखना, हो सकता है ये सीजन हो सकता है तो सीजन को सीजन से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल ₹3 लाख। जो 3 लाख सेल हुई थी प्रीवियस ईयर में इन्हीं 2 मंथ में, जबकि इस साल सिर्फ 50 हो पाई। रीजन है बिजनेस में डिस्टर्बेंस। तो बेटा आप यहाँ पर क्या करते हैं, और ट्रेंड सेल में अपवर्ड ट्रेंड 10% का है बेटा, इसको ध्यान रखो। पिछले साल, अच्छा हर साल सेल 10% बढ़ के होती है, क्वेश्चन ने ट्रेंड दिया हुआ है। यदि पिछले साल जुलाई अगस्त 2018 में सेल ₹3 लाख हुई थी, सोचो यदि इस जुलाई अगस्त 2019 में यदि फायर नहीं होती, तो बताओ सेल पिछले साल जैसी 3 लाख ही होती या 10% बढ़ के होती। सर 10% बढ़ के होती, 330 होती। तो हम उसको बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। यानी आपने 3 लाख रुपीस में प्लस कर दिया ट्रेंड, तो आ गया 330 की सेल होना चाहिए थी। यदि फायर नहीं होती तो सेल 330 होती या 330 होना चाहिए थी। तो ये तो वो सेल जो होना चाहिए थी यदि फायर नहीं होती, तो इसको बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। 3 लाख था स्टैंडर्ड टर्नओवर, उस पर ट्रेंड लगाया तो आ गया एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। इसमें से लेस कर दो एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर रहा, एक्चुअल सेल, एक्चुअल टर्नओवर सिर्फ 50 रहा। सेल 330 की बजाय सिर्फ 50 हुई, तो ये आ गया 280। जो भी आया इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल या लॉस ऑफ सेल। अब ट्रेंड इन सेल, बेटा ट्रेंड इन सेल की बात जब करें, हर क्वेश्चन में सबसे पहले शुरुआती ट्रेंड से होती है, बगैर ट्रेंड के आपको क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। या तो वो रहेगा गिवन अपवर्ड या डाउनवर्ड गिवन रहेगा। या तो क्वेश्चन में ट्रेंड दिया रहे कि 10% का अपवर्ड ट्रेंड है, 10% का डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो भी है गिवन रहे, तो जो गिवन है वो यूज कर लो। नॉट गिवन बट information about trend is oblique are given। या तो हमें इंफॉर्मेशन दी, मैं आगे बताऊंगा ट्रेंड कैसे निकलता है, वो अभी देखेंगे। हम ट्रेंड का अलग से देखेंगे, वो तो इंफॉर्मेशन दी हो तो ट्रेंड निकाल लो, और अदरवाइज इग्नोर करो। ऐसे इग्नोर करना रेयरली किसी क्वेश्चन में आएगा। ट्रेंड दिया भी नहीं है और ट्रेंड निकालने की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, तो जयराम जी की ट्रेंड 0 मान लो, इग्नोर ट्रेंड। अब देखिए, इफ ट्रेंड इज टू बी, यदि ट्रेंड निकालना है तो कैसे निकलता है देखिए जरा। एक तो होता है सेल्स ऑफ 3 और मोर देन 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स इज अवेलेबल। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कहा था कि पिछले 3 साल या 4 साल की सेल दी हुई हो, फायर हुआ है अप्रैल 2020 में, उसके पिछले 3 साल, कम से कम 3 साल सेल होना चाहिए या 4 साल, मतलब 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन जनरली मिनिमम 3 ईयर की सेल होना चाहिए, और उसके बाद मैक्सिमम को एलिवेट नहीं। जैसे इसमें मैंने 4 साल ले लिए। ट्रेंड कब होता है बेटा, जब जो चीज़ बार बार हो। एक बार होना ट्रेंड नहीं होता। सेल एक बार बढ़ गई तो इसका मतलब ट्रेंड नहीं, फिर बढ़ी तो हम ट्रेंड मान सकते हैं, 2 बार बढ़ेगी तो हम मान सकते हैं। कम से कम 3 साल की सेल तो होना। तो जैसे यहाँ पर पिछले 3 या 4 साल की सेल जैसे मैं दी हुई थी, तो हमने ट्रेंड निकाल लिया। एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो उससे होता है ना बेटा। जैसे एग्जाम्पल 1 फिर से बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में 3 साल की सेल दी है, सेल 8 से घटकर 720 हो गई, 80,000 से सेल कम हो गई, मतलब 10% का डाउनवर्ड ट्रेंड, ये डाउनवर्ड है। और फिर सेल 723 उससे घटकर 648 रह गई, ये होगी यहाँ पर 72,000 से सेल रिड्यूस हुई, सेल फिर से 10% से कम हो गई, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, है ना बेटा। तो कम से कम 3 साल की सेल दी हो तो हम ट्रेंड निकालते हैं इस मेथड से। मैक्सिमम क्वेश्चन में या तो ट्रेंड दिया हुआ रहता है या इस तरह से ट्रेंड निकलता है। रेयरली कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी ट्रेंड निकलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए बेटा, जैसे मैंने यहां पर ली है डेट ऑफ फायर 1 अगस्त 2020, डेट ऑफ फायर 1 अगस्त 2020, और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन बेटा 2 मंथ का है ना। अब देखो
1 अगस्त 2020 डेट ऑफ फायर है। मुझे और इधर शिफ्ट होना होगा, क्या मैं लिखूंगा कैसे? या फिर मैं इस स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ये भी ठीक रहेगा। हाँ, 1 अगस्त 2020 ये है डेट ऑफ फायर, है ना बेटा? तो यहां से और 2 महीने का पीरियड है डिसलोकेशन, अगस्त और सितंबर। ये है यहां का टर्नओवर मतलब एक्चुअल, और यहां का टर्नओवर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड। बेटा ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेल तो हर क्वेश्चन में दी रहेगी या निकलेगी, सही है, उसके बगैर शॉर्ट सेल नहीं निकल सकती। इससे तो हम निकाल सकते हैं। तो ये तो है डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है बेटा। अब यहां पर बेटा यहां पर हुआ क्या, ये तो स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल की डेटा तो हमेशा मिलेगी जिससे हम निकालते हैं शॉर्ट सेल, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने इसके प्रीवियस ईयर के इसी जैसे 1 अगस्त को फायर हुई, अप्रैल से साल शुरू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, फर्स्ट 4 मंथ ऑफ करंट ईयर। यहां की सेल दी है बेटा, जैसे मान लो मैं देता हूं अभी सेल कितनी दी हुई है, यहां की सेल कितनी दी हुई है मैं बताता हूं आपको। अच्छा लिखी रखा है मैंने सेल। और बेटा ये सेल तो कई बार देनी पड़ती है उनको, ये सेल तो कई बार देते हैं वो लोग। क्यों देते हैं कि कई बार तो इस सेल की जरूरत पड़ती है, आगे बताऊंगा मैं किसके लिए। पर मान लो क्वेश्चन आगे एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे से कवर होगा, क्लियर होगा। पर बेटा ये सेल तो देनी ही होगी उनको कंपैरिजन के लिए, देनी पड़ेगी ना ये सेल तो कंपैरिजन के लिए, शॉर्ट सेल निकालने के लिए। लेकिन उन्होंने ये सेल तो हमेशा देनी पड़ेगी कंपैरिजन के लिए, लेकिन बेटा उन्होंने फायर के पहले के करंट ईयर के 4 मंथ, जैसे ये है बेटा, यहां सेल दी थी मान लो 2 लाख, या मैं सेल लेता हूं 20 लाख, 20 लाख की सेल हुई। अप्रैल मई जून जुलाई करंट ईयर के फर्स्ट फोन बिफोर फायर 20 लाख की सेल हुई बेटा करंट ईयर में। और जबकि इधर मैं बताऊं तो सेल इधर एक्चुअल में सेल जो हो पाई आफ्टर फायर इन 2 महीनों में सेल सिर्फ 1 लाख रुपए ही हो पाई, जबकि इसी पीरियड में प्रीवियस ईयर में सेल 5 लाख रुपीज हुई थी। इन्हीं 2 महीनों में पिछले साल सेल 5 लाख हुई थी, जबकि इस साल सेल सिर्फ 1 लाख ही हो पाई। ठीक है भाई, अब ये तो हमें ठीक है। करंट ईयर के फर्स्ट 4 मंथ जबकि फायर नहीं हुई थी, जनवरी फरवरी सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीने में सेल 20 लाख रुपीज थी रही। जबकि पिछले साल इन्हीं 4 महीनों में सेल जो थी ना बेटा वो 40 लाख रुपया थी। बेटा आप जानते हैं ये पीरियड भी नॉर्मल है क्योंकि फायर नहीं हुई, और ये पीरियड भी नॉर्मल है क्योंकि फायर तो इस साल हुई है। तो बेटा अब ये देखने की बात है कि प्रीवियस ईयर के फर्स्ट 4 मंथ अप्रैल में जून जुलाई 2019 में सेल थी 40 लाख, और इधर अप्रैल में जून जुलाई 2020 में सेल होगी 20 लाख, सेल आधी रह गई। बेटा ये सेल आधी फायर की वजह से रही नहीं, क्योंकि फायर तो यहां हुई नहीं। इसका मतलब इससे भी ट्रेंड निकालना होता है, इससे भी कई बार ट्रेंड निकल जाता है। यदि पिछले साल 40 लाख सेल थी और इस साल सेल 20 लाख रहेगी, मतलब सेल आधी रह गई, इसका मतलब सेल में जबरदस्त डाउनफॉल है, यानी करंट ईयर की शुरुआत बहुत बेकार है। पिछले साल जहां फर्स्ट 4 मंथ में सेल 40 लाख हो गई थी, इस साल फर्स्ट 4 मंथ में सेल सिर्फ 20 लाख ही हुई, जबकि फायर तो अभी हुई नहीं। तो फिर ये सेल कम कैसे हो गई? ये कोई बिजनेस में डाउनवर्ड ट्रेंड है, कोई बिजनेस में की शुरुआत इस साल खराब रही। तो यदि पिछले साल, तो इससे पता पड़ गया कि 50% डाउनवर्ड ट्रेंड इन सेल। तो मतलब यदि प्रीवियस ईयर में सेल 5 लाख रही, प्रीवियस ईयर के 2 मंथ में सेल 5 लाख रही थी, यदि फायर नहीं होती तो सेल 5 लाख नहीं बल्कि 250 होती ना। कैसे? जब हमको पता है कि ये सेल घटकर आधी रह गई है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल 4 महीने में सेल 40 लाख थी, इस साल उन्हीं 4 मंथ में सेल 20 लाख रह गई। इसका मतलब ये साल पिछले साल जैसा नहीं, बहुत बुरा है, सेल आधी रह गई है किसी न किसी वजह से। तो यदि पिछले साल सेल 5 लाख हुई थी इन 2 मंथ में, तो इस साल यदि फायर नहीं भी होती तो सेल 5 लाख तो नहीं हो पाती, सिर्फ आधी सेल 250 होती, उसमें से 1 लाख तो हो ही गई है, तो 150 का ही शॉर्ट सेल माना जाएगा ना। तो 50% डाउनवर्ड ट्रेंड ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर बेटा। ये क्या है? कॉस्ट ऑब्लिक एक्सपेंसेस इज इन डिसलोकेशन पीरियड। बेटा हम बात करते हैं कॉस्ट या एक्सपेंसेस की, जो भी है कॉस्ट या एक्सपेंसेस। बेटा एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना माल बिकेगा
सेल ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा होगी, सेल जीरो तो सीओजीएस जीरो, सेल डबल तो सीओजीएस डबल, सेल आधी तो सीओजीएस आधी। तो सीओजीएस क्या होती है? एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट। और सेल्स कमीशन, कमीशन 2% 3% ऑफ सेल है, सेल जीरो तो कमीशन जीरो, सेल डबल तो कमीशन डबल, सेल आधा तो कमीशन आधा। ये सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, ये भी वेरिएबल होता है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। इस चैप्टर में उनको फिक्स को कहा जाता है स्टैंडिंग चार्जेस। जैसे रेंट, बिजनेस बंद रहे, आधा चले कम चले, सेल ज़्यादा हो कम हो, रेंट वही रहेगा। सैलरी, ऐसे कई सारे एक्सपेंस होते हैं जो फिक्स होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए खास करके ये बात देखिए, यदि बिजनेस नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। और बेटा जब बिजनेस, जैसे 2 महीने बिजनेस बंद रहा तो 2 महीने वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगी। जब वेरिएबल कॉस्ट लगी नहीं, कॉस्ट लगी ही नहीं तो लॉस हुआ ही नहीं, और लॉस हुआ नहीं तो उसकी कोई पॉलिसी दुनिया में होती नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट की कोई पॉलिसी होती नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट इंश्योरेबल ही नहीं है, नॉट इंश्योरेबल एट ऑल। करेक्ट? ओके, ये मैंने सब क्यों काट दिया? ठीक है, नो बिजनेस, नो वेरिएबल कॉस्ट, नो लॉस, नो पॉलिसी, नो इंश्योरेबल, ये इंश्योरेबल नहीं होता। हाँ, फिक्स कॉस्ट, बेटा बिजनेस 2 महीने बंद भी रहे तो भी किराया लगेगा। तो बेटा वो जो एक्सपेंसेस है, 2 महीने बिजनेस बंद रहा या ठप रहा या कम रहा तो भी किराया वही लगा, सैलरी वही लगी, कई सारे फिक्स एक्सपेंस वही लगे। इंटरेस्ट की कॉस्ट, यदि लोन ले रखा है तो वो बराबर लगती रहेगी, और कई सारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते रहेंगे। तो उस केस में वो एक्सपेंसेस हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं लॉस में, क्योंकि हम एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं? जिससे हमें कोई बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, दुकान बंद है किराया लग रहा है, दुकान बंद है स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? लॉस। जैसे अभी बीच में लॉकडाउन हुआ, 2 महीने 3 महीने इंडिया पूरा बंद रहा, दुकानें बंद रही, तो कई लोगों को सैलरी देनी पड़ी, बदले में बेनिफिट नहीं मिला, किराया देना पड़ा, बेनिफिट नहीं मिला, तो वो एक्सपेंसेस कहाँ रहा? वो तो लॉस हो गया ना। तो उस लॉस के लिए भी पॉलिसी हो सकती है। वो इसका मतलब स्टैंडिंग चार्जेस इनकर होते ही रहते हैं, चाहे बिजनेस बंद हो जाए चाहे कम हो जाए। तो नो बिजनेस, बिजनेस नहीं है तब भी विल बी इनकर्ड और एक्सपेंसेस बिकम लॉस। ठीक है, अब यहां पर ये एक्सपेंसेस इंश्योरेबल होते हैं, मतलब इनका बीमा करवा सकते हैं। और जी हमने इसका बीमा करवा लिया, मान लो इसका तो ये हो जाता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और वही नो बिजनेस, वही लेकिन खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस लॉस में कन्वर्ट हो गए, और ये भी बीमा योग्य थे और लेकिन इसका बीमा नहीं करवाया, तो ये हो गए अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं। तो यदि बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो बीमा योग्य होती नहीं, इंश्योरेबल ही नहीं होती, लेकिन फिक्स कॉस्ट इंश्योरेबल तो होते हैं, इंश्योरेबल तो होते हैं। यदि हमने इसका बीमा करवाया है तो वो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बीमा नहीं करवाया तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसका भी क्लेम मिल सकता है, मिलता है। हर तरह के लॉस का कवरेज होता है, तो ये स्टैंडिंग चार्जेस भी हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका भी बीमा हो सकता है, वो इंश्योरेबल होते हैं। अब बीमा करवाया तो इंश्योर्ड, बीमा नहीं करवाया तो अनइंश्योर्ड। अब आता है जीपी रेट का इशू इसमें। अब जीपी रेट का क्या मतलब है आगे पता पड़ेगा, जीपी रेट का क्या यूज है पता पड़ेगा, लेकिन जीपी रेट का मतलब समझते हैं बेटा। जीपी रेट लॉस ऑफ स्टॉक के लिए जो निकलती है वो अलग होती है, और लॉस ऑफ प्रॉफिट की जीपी रेट अलग होती है। लॉस ऑफ स्टॉक में तो बेटा वही जो हम ऑर्डर निकालते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस माइनस सेल्स से जीपी निकलता है, और जीपी अपॉन सेल से जीपी निकल जाती है। तो लॉस ऑफ स्टॉक में तो जीपी निकलता है एज यूजुअल, लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक में तो जीपी निकलता है यूजुअल, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए जीपी रेट होती है समवॉट स्पेशल। वो स्पेशल क्या है जरा देखो, स्पेशल जीपी रेट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। देखो बेटा, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट लिया है लास्ट ईयर का, जीपी रेट हमेशा निकलती है लास्ट ईयर के डेटा से। ये माना कि सेल 100 है, माना कि मैंने 100 के % के फॉर्म में ले लिया है, और सीओजीएस जो कि वेरिएबल कॉस्ट है वो 50 है। वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स कमीशन मान लो 5 रुपीज़ है, हर 100 रुपये की सेल पर 5 रुपीज़ कमीशन। रेंट मैंने अज्यूम किया, ये ऐसा नहीं कि रेंट हमेशा अनइंश्योर्ड होता है, रेंट मान लीजिए अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रेंट का बीमा नहीं करवाया, मतलब रेंट एक फिक्स चार्ज है, इंश्योरेबल तो था पर इन्होंने बीमा इसका नहीं करवाया, उसके लिए प्रीमियम नहीं भरी, तो ये क्या हो गया? अनइंश्योर्ड, इसका बीमा नहीं करवाया। लेकिन सैलरी भी स्टैंडिंग चार्जेस है, इसका बीमा करवा लिया, यह है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और यह है इन सबको घटाने के बाद नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट बन रहा है। इसका मतलब देखो बेटा, अब क्या बोलना चाहता हूं मैं, देखो यदि 100 रुपए की सेल नहीं हुई, सॉरी, यदि 100 रुपए की सेल नहीं हुई तो 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी,
ये लॉस नहीं होगा, तो इसका बीमा होता ही नहीं है। 100 रुपये की सेल नहीं होगी तो सेलिंग कमीशन भी नहीं लगेगा, इसका बीमा भी नहीं होगा। दोनों वेरिएबल कॉस्ट इंश्योरेबल ही नहीं है, इसका बीमा होता ही नहीं, तो इसका क्लेम भी नहीं मिलेगा। इसका ये इंश्योरेबल तो था पर इसका बीमा करवाया नहीं गया, इसका क्लेम भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये इंश्योरेबल होने के बावजूद भी आपने बीमा नहीं करवाया, अनइंश्योर्ड है, तो बीमा क्यों देगी बीमा कंपनी? इसका क्लेम क्यों देगी? लेकिन आपको हर 100 रुपए पर इसका और इसका क्लेम मिलेगा, इसका और इसका क्लेम मिलेगा। तो आपको हर 100 रुपए की सेल पर 35 रुपए का क्लेम मिलेगा। तो आपको ये, इसको इस चैप्टर में जीपी रेट कहा जाता है 35%। एक्चुअल में ये रेट ऑफ क्लेम होती है पर इसको यहाँ जीपी रेट बोलते हैं। देखिए बेटा, नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस से जीपी आता है। बेटा जीपी में से एक्सपेंसेस घटाकर नेट प्रॉफिट आता है ना? इसका मतलब नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस जोड़कर जीपी आएगा। पर बेटा ये प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सपेंसेस दो हैं, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लेम सिर्फ मिलना है किस किस का? तो हम क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट का, ये जीपी का जो फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट का क्लेम मिलेगा। हाँ, नेट प्रॉफिट का तो क्लेम लेना ही कि हमें 100 रुपए की सेल ना होने से 15 रुपए का प्रॉफिट होने से रह गया, 100 रुपए की सेल नहीं हुई तो 15 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो मैं नेट प्रॉफिट का, ये पॉलिसी लॉस ऑफ प्रॉफिट की है, नेट प्रॉफिट का क्लेम तो लेंगे ना। प्लस साथ में हमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का भी क्लेम लेना पड़ेगा। तो हमें क्लेम लेना पड़ेगा इस नेट प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम लेना है बस। तो हम नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही जोड़ेंगे, क्योंकि क्लेम उसी का मिलता है, इसी से जीपी आता है और अपॉन सेल करके जीपी रेट निकाल दी जाती है। तो यहां पर हमारी जीपी रेट क्या आएगी, हमारा जीपी था, नेट प्रॉफिट था 15, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 20 और सेल थी 100, तो यहाँ जीपी रेट क्या आ गई 35%। बेटा हमें 35% का क्लेम मिलेगा। 35% का क्लेम में 15% का क्लेम तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए है और 20% का क्लेम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए है। ये मैकेनिज्म इंश्योरेंस कंपनी ने फिक्स कर रखा है। इंश्योरेंस कंपनी अलग से किराया का, ऐसा नहीं है कि आपने रेंट सैलरी का बीमा करवा रखा है तो सैलरी का अलग से लाके चेक दे देगी, उसका तरीका ये है, उन्होंने ये फॉर्मूला फिक्स कर लिया है, आपको इसी तरह से क्लेम मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल ऑफ लास्ट ईयर, ये सारा डेटा लास्ट ईयर का होता है, उससे निकल जाता है जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर, और सेम जीपी रेट इस साल एप्लीकेबल मान लेते हैं हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर 7, लॉस ऑफ प्रॉफिट का। डेट ऑफ फायर 1 अगस्त 2020, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 2 मंथ, यानी अगस्त और सितंबर, 2 महीने बिजनेस डिसलोकेट रहा, डिसऑर्गेनाइज रहा। अब इन्हीं 2 महीनों में, ये 2020 करंट ईयर है, अगस्त एंड सितंबर, अगस्त एंड सितंबर 19 में सेल रही थी 6 लाख, जबकि इस साल सेल रही ओनली 150, तो बेटा शॉर्ट सेल निकल गई, और इधर अपवर्ड ट्रेंड दिया है 10% का, और नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 3 लाख, इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस 450 और सेल ऑफ लास्ट ईयर 30 लाख दी हुई है। तो बेटा क्या करेंगे, पहले निकालेंगे शॉर्ट सेल। प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड सेल हुई थी ₹6 लाख, प्रीवियस ईयर 2 मंथ में, इस साल सेल होती, फायर नहीं होती, तो सेल 10% प्लस होकर सेल्स 6,60,000 होती, सेल 660 होती, यदि फायर नहीं होती तो सेल 660 होती, और बट फायर की वजह से सेल सिर्फ 150 ही रही, है ना। तो 660 एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर और 150 एक्चुअल टर्नओवर, 5,10,000 का आ गया लॉस ऑफ टर्नओवर, शॉर्ट सेल, रिडक्शन इन टर्नओवर, है ना। और बेटा जीपी रेट, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 3 लाख, नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस जोड़कर जीपी निकलता है, लेकिन ये एक्सपेंसेस सिर्फ इंश्योर्ड वाले जोड़े जाते हैं, क्योंकि हमें क्लेम इंश्योर्ड का लेना है। 3 लाख का नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 450, ये पीरी एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का लिया, तो सेल भी लेंगे प्रीवियस ईयर की, तो ये आ गया कितना, 750, तो ये आया 25%। ये है इस चैप्टर के लिए जीपी रेट। ठीक है, अब बेटा अब ध्यान देना, इस 25% में 10% तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए है और 15% एक्सपेंसेस के लिए है, मैंने रफली लिया है, ये एग्जांपल है बेटा। यदि मतलब इस 25% में 10% का क्लेम मिलेगा नेट प्रॉफिट के नुकसान के लिए और 15% का क्लेम मिलेगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए, मतलब हमें हर 100 रुपये पर 25 रुपये का क्लेम मिलेगा।
हर 100 रुपए की सेल के नुकसान पर, 100 रुपए की सेल नहीं हुई तो हमें 25 रुपए का क्लेम मिल जाएगा। हमारी सेल का लॉस 5,10,000 है बेटा, शॉर्ट सेल हमारी है, शॉर्ट सेल है 5,10,000, मतलब हमें 5,10,000 का नुकसान हुआ है सेल का। बेटा सेल का नुकसान और इस पर 25% जीपी रेट लगा दो, तो बेटा सेल का नुकसान हमारा नुकसान नहीं होता, सेल की वजह से जो प्रॉफिट होने से रह गया वो हमारा नुकसान है। तो 5,10,000 इंटू 25%, ये आ गया 127,500 लॉस ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या क्या शामिल है? लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट का क्लेम भी शामिल है, इसमें शामिल है लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम इसमें शामिल है। इसको इस चैप्टर में लॉस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट से निकलता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बेटा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8, जीपी ऑन एटी, ये बहुत यूजफुल फंडा है जो कई बार बहुत बच्चों को जो तकलीफ देता है वो यहाँ तकलीफ देता है ना बेटा। बाकी सब तो आपको अभी तक वैसे कुछ हमने कुछ जो पढ़ा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं था, आपको सब इजीली पता हो गया, लेकिन यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा नहीं। बेटा क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका बेसिक बताना चाहता हूँ, मैं बेसिक भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, न सिर्फ मैं आपको फंडा बल्कि इसकी लॉजिक भी रिवाइज करना चाहता हूँ, ताकि बगैर लॉजिक के क्योंकि बेसिक कवर नहीं होता। बेटा देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच पर। बेटा 1 अप्रैल 2019 साल की शुरुआत है। इस दिन खड़ा होकर एक व्यक्ति सोचता है मुझे कितने की पॉलिसी लेना चाहिए। एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन आपके पास आता है, आप सीए हैं, सीए की चेयर पर बैठे हैं आपका ऑफिस, एक व्यक्ति आता है, एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है, वो 1 अप्रैल 19 को आता है आपके पास में, 2019 को साल शुरू होने वाला, वो बोलता है भाई साहब मुझे सीए या वकील जी, वकील साहब मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेनी है, तो मुझे, जैसे मैं एग्जाम्पल कहूँ कि भाई वो बोले सर मुझे कार की पॉलिसी लेनी है, कितने की लूँ? तो हम बोलेंगे भाई तेरी कार कौन सी वाली कार है? मारुति कार है तो पॉलिसी 5-4 लाख की ले ले, महंगी कार है तो ज़्यादा की ले ले, और महंगी कार है तो जितनी, यदि कार 80 लाख की तो 80 लाख के लिए, मतलब डिपेंड करता है ना कि कार कितने वैल्यू की है। यदि वो इसी तरह से मुझे पूछता है कि मुझे 1 अप्रैल 19 को, यदि मेरा कोई मतलब ये बोलता है कि मुझे पॉलिसी लेनी है फॉर लॉस ऑफ इट, कि यदि मेरे यहाँ फायर हो जाए और बिजनेस डिसऑर्गेनाइज हो जाए और मुझे सेल ना हो और उसकी वजह से प्रॉफिट ना हो, तो मुझे उसके लिए पॉलिसी लेनी है, कितनी लूँ? तो हम कहेंगे भाई तेरा टर्नओवर कितना होने वाला है ये बता। टर्नओवर ज़्यादा होने वाला है तो पॉलिसी ज़्यादा की ले, टर्नओवर नहीं होने, कम होने वाला है तो पॉलिसी कम की ले, टर्नओवर ज़्यादा होने वाला था और नहीं हुआ तो लॉस तेरा ज़्यादा होगा तो पॉलिसी ज़्यादा की लेके रख, तेरा टर्नओवर कम ही होने वाला था और वो नहीं हुआ तो लॉस कम ही होगा ना। तो पॉलिसी डिपेंड करती है जो टर्नओवर एक्सपेक्टेड है और उस पर एक्सपेक्टेड टर्नओवर पर होने वाला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बेटा यदि प्रॉफिट की पॉलिसी लेनी है तो हम पॉलिसी लेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की, है ना, कि पॉलिसी क्या प्रॉफिट होने वाला है उसका बीमा करवा लो, क्या प्रॉफिट हुआ उसका बीमा नहीं करवाते, जो प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि नुकसान किसका होगा? जो प्रॉफिट होने वाला है उसका नुकसान होगा ना। बीमा हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, पास के लिए नहीं, लेकिन फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए पास को बेस बनाया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उससे पूछेंगे भाई तेरा, हमने भाई बता तेरा टर्नओवर कितना होने वाला है, तो उसने कहा भाई ये भी सर आप ही पता करो कितना टर्नओवर एस्टिमेटेड है, आप ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, लोन दिलवाने के लिए प्रोजेक्शन आप ही करते हो, आप ही करो। तो हमने कहा ठीक है भाई तेरी सेल पिछले साल क्या हुई थी? तो उसने बताया अप्रैल 18 से मार्च 19 में सेल हुई थी 30 लाख। हमने कहा भाई तेरा बिजनेस एक जैसा रहता है या बिजनेस में ग्रोथ होती है? नहीं, बोले सर हमारी सेल है ना हर साल 25% बढ़ बढ़ के होती है, 25%। अच्छा अच्छा ट्रेंड इन सेल, ट्रेंड इन सेल मैंने ले ली मान लो 20%, 20% क्या ले लिया? ट्रेंड इन सेल, मतलब उसकी सेल हर साल पिछले साल से 20% बढ़ के होती है। तो जब हमने पूछा कि भाई पिछले साल सेल क्या थी, बोले 30 लाख, तो बताओ क्या रहेगी एस्टिमेटेड सेल? तो एस्टिमेटेड सेल रहेगी 2019-2020 की एस्टिमेट सेल रहेगी 36 लाख, है ना बेटा। तो जिस दिन खड़े होकर हम जिस दिन पॉलिसी लेना चाहते हैं उसके पीछे देखते हैं क्या टर्नओवर था और उससे आगे का प्रेडिक्शन करते हैं क्या टर्नओवर एक्सपेक्टेड है। तो 1 अप्रैल 2019 को यदि हम खड़े होकर सोच रहे हैं कि पॉलिसी कितने के लिए, तो उसका पिछला टर्नओवर 30 लाख और उसके आगे का एक्सपेक्टेड टर्नओवर 36 लाख। तो यदि यदि 36 लाख का टर्नओवर होने वाला है और जीपी रेट 25% है तो क्या होगा? 36 लाख टर्नओवर होने वाला है, ये एस्टिमेट है, उस पर जीपी रेट 25% लगा दो तो 36 लाख, तो ये आ गया 9 लाख। यदि अगले साल टर्नओवर 36 लाख होने वाला है, मतलब
प्रॉफिट 39 लाख होने वाला था, तो 9 लाख का यदि प्रॉफिट एस्टिमेटेड है तो आपको पॉलिसी भी 9 लाख रुपीस की लेना चाहिए। ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो यही पॉलिसी टू बी टेकन। ठीक है बेटा, ये तो मैंने बेसिक फंडा बताया। लेकिन हमारे केस में इस चैप्टर में बीमा कंपनी भी देखती है कि पॉलिसी कितने, देखिए बेटा जब क्लेम देने की मौका आता है ना, तो बीमा कंपनी बड़ी समझदार है, चतुर है, और होना भी चाहिए, तभी बीमा कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो बीमा कंपनी बर्बाद हो जाएगी। उसका एक तरीका होता है क्लेम देने का, वो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एवरेज क्लॉज वो क्या करती है बेटा, वो देखती है कि व्यक्ति ने पॉलिसी सफिशिएंट अमाउंट की ली है कि नहीं ली है। यदि उसने पॉलिसी आधे अमाउंट की ली है तो क्लेम जो लॉस हुआ उसका आधे ही देगी। यदि उस व्यक्ति ने पॉलिसी जितनी लेना चाहिए उसका 80% ही ली है तो क्लेम भी 80% देगी। यदि पॉलिसी 75% ही ली है तो क्लेम भी 70%, और पॉलिसी सफिशिएंट अमाउंट की ली है, सफिशिएंट से भी ज़्यादा ली है तो पूरा क्लेम दे देगी। तो देखना पड़ेगा पॉलिसी कितने की ली है और कितने की लेना चाहिए थी। कितने की लेना चाहिए थी, कितने की पॉलिसी ली है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन रहेगा, वो आप कभी निकाल नहीं सकते कि उस व्यक्ति ने पॉलिसी कितने की ले रखी है। यानी सम इंश्योर्ड, सम एश्योर्ड जो भी है, सम इंश्योर्ड या अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज गिवन, वो हमेशा गिवन रहेगा कि पॉलिसी कितने की ले रखी है व्यक्ति ने लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। लेकिन कितने की लेना चाहिए उसी को बोलते हैं, उसी वो निकलता है इस तरह से, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए बेटा, देखिए क्या होता है, जैसे 1 अप्रैल 2020 को फायर हुई, ये डेटा फायर है। तो बेटा यदि इस दिन क्वेश्चन होता है, इसी दिन बीमा कंपनी क्वेश्चन करती है कि आपकी पॉलिसी है इतने की और होनी कितने की चाहिए थी। तो पॉलिसी इस व्यक्ति को कितनी लेना चाहिए थी, उसके लिए बीमा कंपनी क्या, जहां 1 अगस्त 2020 1 अगस्त 2020 के प्रीसीडिंग 12 मंथ देखती है। बेटा पिछला टर्नओवर देखकर ही फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। यह है इमीडिएट preceding 12 months from the date of fire। इसको यहां की सेल को कहा जाता है एनुअल टर्नओवर। बेटा जिस दिन डिसाइड करना है कि पॉलिसी कितने की लेनी, बीमा कंपनी आपने पॉलिसी किस दिन ली वो नहीं देखती। यदि जिस दिन फायर हुई है उस दिन वो देखती है कि पॉलिसी आपकी कितनी होना चाहिए थी। तो बेटा हमेशा पॉलिसी ली जाती है फ्यूचर के लिए। तो इसको देखकर हम टर्नओवर निकालना चाहते हैं फ्यूचर का, कि इसको बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एक्सपेक्टेड टर्नओवर, यदि फायर नहीं होती तो अगले 12 महीने में टर्नओवर क्या होता, और इस पर जीपीड लगा दो तो पता होता कि प्रॉफिट क्या होता। ये आता है इससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना। बेटा बीमा हमेशा लेते हैं फ्यूचर का, ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं लॉजिक भी बता रहा हूं, रिवीजन में लॉजिक वो भी पूरा ध्यान से, जैसे कि पहली बार हो। डेट ऑफ फायर हमेशा बीमा फोर्थ कमिंग पीरियड का लिया जाता है, फ्यूचर पीरियड का लिया जाता है। फ्यूचर पीरियड क्या है, 1 अगस्त 2020 से अगले 12 महीने। उसके लिए पिछले 12 महीने देखने पड़ते हैं ना, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए 5 सेल का सहारा लेना पड़ता है। तो जो डेटा फायर के इमीडिएट प्रेजेंट 12 मंथ की सेल है उसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। ये भी 12 मंथ का टर्नओवर है, पर ये 12 मंथ स्पेसिफिक 12 मंथ, कौन से 12 मंथ, डेटा फायर के इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ के टर्नओवर को कहा जाता है एनुअल टर्नओवर। और उस पर ट्रेंड लगा दो, जैसे कि सेल हर साल 10% बढ़ के होती है। यदि यहां सेल 30 लाख हुई थी, इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ में सेल 30 लाख हुई थी और 10% का अपवर्ड ट्रेंड है, बताओ यदि 30 लाख तो पिछले साल हो ही गई थी, अगले साल सेल क्या होती, 30 लाख ही होती है, 10% बढ़ के होती, वो 33 लाख होती ना, 10% ट्रेंड है। तो सेल डेटा फायर के इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ की सेल को कहा जाता है एनुअल टर्नओवर, और उस पर ट्रेंड लगा दो तो आ जाता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और उसका मतलब क्या होता है कि यदि फायर नहीं होती तो सेल 33 लाख होती, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या शो करता है कि फायर नहीं होती तो सेल कितनी होती, और उस पर जीपीड लगा दो तो क्या पता पड़ता है, फायर नहीं होती तो प्रॉफिट इतना होता। यदि प्रॉफिट इतना व्यक्ति को पता है, इस डेट को पता है कि मेरा टर्नओवर अगले 12 महीने में, वैसे व्यक्ति हर रोज पॉलिसी लेता नहीं, पर बीमा कंपनी तो मानती है भाई जिस दिन फायर हुई उस दिन हम देखेंगे कि आपको पता था कि आपका टर्नओवर 33 लाख होने वाला है, तो आपको प्रॉफिट इतना होने वाला था, तो आपको पॉलिसी भी इतने की लेना चाहिए थी। तो इससे निकलता है कितने की पॉलिसी लेना चाहिए थी। तो ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकलता है, इससे निकलता है कितने की पॉलिसी लेना चाहिए थी।
तो एनुअल टर्नओवर का मतलब मैंने लिख दिया सेल्स ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, और एडजस्ट एनुअल टर्न मतलब एनुअल टर्नओवर प्लस माइनस ट्रेंड, है ना। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है एक्सपेक्टेड टर्नओवर ऑफ नेक्स्ट 12 months from the date of fire। और यदि इस पर जीपी लगा दो, उस पर जीपी लगा दो, तो क्या आता है, निकल जाता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट 12 months, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ। और यदि प्रॉफिट आपका इतना होने वाला था, जब आपको पता है कि प्रॉफिट इतना होने वाला था, आपको पता है कि प्रॉफिट 10 लाख होने वाला, तो 10 लाख का बीमा लो। आपका पता है कि प्रॉफिट 8 लाख होने वाला, तो पॉलिसी 8 लाख की लो। तो ये क्या शो करता है, पॉलिसी कितने की, पॉलिसी लेना चाहिए थी, इतने अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहिए थी। अब यदि किसी व्यक्ति ने पॉलिसी लेनी चाहिए थी मान लो 8 लाख की, जैसे हमारा जीपी ऑन 80 8 लाख आया, जीपी ऑन 80 8 लाख है, मतलब पॉलिसी 8 लाख की लेना थी, और व्यक्ति ने पॉलिसी ली है 6 लाख की, तो ये लग गया ऊपर अमाउंट ऑफ पॉलिसी और नीचे जीपी ऑन 80। इससे निकलता है कि आपका कितना प्रतिशत प्रॉफिट इंश्योर्ड है। बेटा ये हमारा रिवीजन चल रहा है, इतना काफी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिगार्डिंग एडिशनल एक्सपेंसेस या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एडिशनल एक्सपेंसेस बेटा ये अतिरिक्त, मतलब जो रूटीन खर्चे हो रहे हैं उससे अलावा, ये वो एडिशनल मतलब अतिरिक्त एक्स्ट्रा। बेटा फायर के बाद कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो खर्चे यूजुअली नहीं होते, सिर्फ इस डिसलोकेशन पीरियड में होते हैं। तो मैंने उसका एग्जांपल लिया कि आपकी ये दुकान है मेन रोड पर, जहां मेन रोड पर आपकी दुकान है, यहाँ आपका शोरूम है साड़ियों का, मैंने बताया था पहले एग्जाम्पल में भी। ये आपकी मेन रोड पर शॉप है, जैसे कि हर जगह एमजी रोड बड़ी फेमस होती है, एमजी रोड बहुत मेन रोड है, हर एरिया में हर सिटी में एमजी रोड होती है, महात्मा गांधी रोड ये मेन रोड है। यहाँ किराया लग रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ये किराया तो फायर के पहले भी लग रहा था, डिसलोकेशन पीरियड में भी लगेगा, और डिसलोकेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो भी लगता रहेगा। तो ये एक्सपेंसेस रूटीन वाले हैं, रूटीन मतलब जो पहले भी हो रहे थे अभी भी होंगे, लेकिन हम रूटीन खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा एडिशनल। इसको एक नाम और है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, हमारे काम करने की लागत एक्स्ट्रा लग गई। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब हमारे काम करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट। बेटा अब क्या हुआ, फायर होने के बाद यहां फायर हो गई, तो यहां पर क्या हुआ, आग लग गई, धुआं निकल रहा है, आग लग गई। अब दुकान जल गई, जल के स्वाहा हो गई, सारा माल जल गया, थोड़ा बहुत बचा लिया गया होगा। अब यहाँ पर बेटा नया फर्नीचर बनेगा, नया माल आएगा, तब तक तो 2 महीने लगेंगे। तब तक क्या करा हमने, ये बेक लेन है, ये लिखा ना बेक लेन, इस मेन रोड के एक गली थी पतली सी 6 फीट की गली, जिसमें कार भी नहीं आ सकती। वहां जाकर पीछे एक मकान था, उसके यहाँ पर सीढ़ी लगाकर हमने, यहाँ सीढ़ी लगी हुई है, बहुत बेकार सा जगह है, पर हमको टेम्परेरी 2 महीने के लिए दुकान यहाँ लेनी पड़ी किराए पर। तो बेटा किराया ये तो लगी रहा है, लेकिन अब किराया यहां भी लगना शुरू हो गया। न्यू शॉप ऑन रेंट, ये लिखा ना न्यू शॉप ऑन रेंट फॉर डिस, और ये किराया कितने महीने चलेगा, जब तक कि हमारी ये मेन शॉप तैयार ना हो जाए। तो बेटा ये जो किराया लग रहा है, इसका जो किराया लग रहा है ना बेटा, ये सिर्फ टेम्परेरी है। इसको बोलते हैं, इस रेंट को या इस पर जो भी कॉस्ट लगेगी, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ का रेंट, यहाँ का मेंटेनेंस, उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा या एडिशनल कॉस्ट या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडिशनल एक्सपेंसेस। बेटा ये जो खर्चे हो रहे हैं यहां पर, बेटा इस खर्चों का बेनिफिट अल्टीमेटली बीमा कंपनी को मिलता है। कैसे, यदि यहां पर ये दुकान खुलेगी तो कुछ सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जितना अच्छा यहां होगा उतना बीमा कंपनी को क्लेम कम देना पड़ेगा ना। यदि ये शॉप नहीं होती तो सेल भी नहीं होती, जो यहां सेल हो सकती थी वो भी नहीं होगी। यदि ये दुकान बंद करके बैठ जाए 2 महीने के लिए, वो पिछली दुकान ना ले, दुकान बंद, सेल जीरो, तो प्रॉफिट जीरो, तो बीमा कंपनी का क्लेम बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये एडिशनल एक्सपेंसेस रीइंबर्स करती है टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेन लिमिट्स। ये खर्चा कितना रिजनेबल है कितना अनरिजनेबल वो देखकर बीमा कंपनी, तो रेंट ऑफ दिस शॉप इज ओनली फॉर डिसलोकेशन पीरियड, ये रेंट सिर्फ डिसलोकेशन पीरियड के लिए है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट। अब बेटा इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट या बोलते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट के बाद आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा,
इसके बाद एक चीज और देखिए, जो सेल यहां पर हुई है बेटा, इस दुकान में जो सेल हुई ना, 2 महीने के लिए दुकान खुली, यहां सेल हुई बेटा, यहां जो सेल हो रही है ना, एक्चुअल सेल बोलते हैं इसको, 2 महीनों की सेल, 2 मंथ की जो सेल है डिसलोकेशन पीरियड की, इसको बोलते हैं एक्चुअल सेल। इस एक्चुअल सेल के दो हिस्से कभी कभी होते हैं बेटा। एक तो वो है कि ये शॉप नहीं खुलती, ये शॉप ऊपर बैक लेन में नहीं खुलती, तो भी मान लो बेटा 2 मिनट के लिए यहां इस 2 महीनों में हमारी सेल हुई है ₹7 लाख, और उसमें से 2 लाख रुपीज की सेल तो बेटा ये शॉप नहीं खुलती ना तो भी हो जाती, क्योंकि हमारे पास उसके ऑर्डर पहले से फिक्स ऑर्डर हैं। हर साल हम 2 लाख का सप्लाई किसी स्कूल को सप्लाई करते हैं, ये साड़ियाँ वगैरह, वहाँ की स्टाफ के लिए साड़ियाँ वगैरह हम 2 लाख रुपए की जो सेल करती हैं हर साल करती हैं, वो सेल तो हमारा ऑर्डर फिक्स है। ये शॉप नहीं खुलती तो भी हम 2 लाख की सेल तो कर ही लेते, लेकिन सेल यहाँ पर 7 लाख जो टोटल हुई है उसमें 2 लाख की तो अदरवाइज भी होती, तो 5 लाख की सेल ही हुई है ड्यू टू दिस एडिशनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मैंने वही लिखाया है, एक्चुअल सेल जो हुई है इन द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, यानी वो सेल जो इन खर्चों की वजह से ही हुई, यानी ये शॉप नहीं खुलती तो ये सेल भी नहीं होती। और ये एक क्वेश्चन आपका है आपके मॉड्यूल में, आपके नोट्स में भी है, मॉड्यूल में है, बट फॉर वहां पर क्वेश्चन में क्या हुआ था, मान लो ये टर्नओवर 80,000 हुआ, या टर्नओवर 80,000 दिया हुआ है, वहां पर एक्चुअल टर्नओवर 80 है, फिर वहां लिखा था बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर वुड हैव बीन ओनली 55,000 दिया हुआ है वहां पर, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर टर्नओवर वुड हैव बीन ओनली 55,000। ये एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में आएगा। इसका मतलब यह है, इसका हिंदी मतलब होता है यदि यह एडिशनल एक्सपेंस नहीं होते तो सेल 55 ही होती, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर टर्नओवर वुड हैव बीन ओनली 55, मतलब 55,000 ही होता, मतलब 80,000 की सेल हो गई, यदि खर्चे नहीं करते आप एडिशनल तो आपका टर्नओवर 55 ही होता, और अब जाकर आपका 80 हो गया है। इसका मतलब 25,000 का टर्नओवर हुआ है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, आउट ऑफ 80 55 तो अदरवाइज भी हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट आपको आएगा, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर टर्नओवर वुड हैव बीन ओनली 55, मतलब इसका मतलब हिंदी मतलब आपकी इंग्लिश का इसमें समस्या है, इंग्लिश का अच्छा यूज किया है, यदि ये खर्चे नहीं होते तो टर्नओवर सिर्फ 55 ही होता, 55 तो मतलब हो ही जाता, और अब 80 पहुंच गया ड्यू टू एक्सपेंसेस, तो 25 का टर्नओवर हुआ है ड्यू टू एक्सपेंसेस, ध्यान रखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब बेटा यहां पर एक तो मैंने क्या बताया, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस 25 जैसे मैंने बताया, और सेल्स ड्यू टू फिक्स्ड या रूटीन कस्टमर, बेटा 55 के ऑर्डर तो हमारे पास पहले से हैं जैसे मैंने बताया, तो हमारी जो एक्चुअल सेल 80 है ऐसे मैंने बताया। अब बेटा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस कितना होता है, ये आपको वैसे तो पता होगा पर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो है। इसमें बेटा 3 पॉइंट है, 1 2 3, और विच एवर इज लेस क्लेम मिलता है। बेटा एक तो एक्चुअल एक्सपेंसेस, बेटा आपके एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस ज्यादा क्लेम कैसे मिलेगा, मान लो आपने 2 मिनट के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि आपने खर्चे किए हैं 28,000, एक्सपेंसेस आपने 28,000 किए, ठीक है भाई। अब मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें बेटा कुल टर्नओवर 80 हुआ था, उसमें 55 तो वैसे ही हो जाता, तो खर्चों की वजह से कितना हुआ था, और मैंने खर्चे 2 मिनट के लिए यहाँ पर उस एग्जाम्पल वाले एक्सपेंस नहीं कुछ मन से भी ले लिए। बेटा यहाँ पर जो सेल हुई है ड्यू टू एक्सपेंसेस वो 25,000, ये है सेल ड्यू टू एक्सपेंसेस 25, ये है सेल ड्यू टू एक्सपेंस, इस पर मैंने लगा दिया जी पीरियड, मान लो है 30% जी पीरियड है, मान लो मेरा वो जी पीरियड जो हम निकालते हैं ना, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस सेलिंग चार्जेस अपॉन सेल से जो जी पीरियड निकलती है वो 30% लगा दिया। बेटा हमने इस खर्च, ये जो खर्चे हैं ये खर्चे इस व्यक्ति ने अनाप शनाप कर दिए, 28,000 खर्चे कर दिए 30,000 25,000 की सेल के लिए, और 28,000 खर्च कर दिया 25,000 की सेल के लिए, और उस सेल में कमाया भी कितना, सिर्फ 7500, 30% से, मतलब इस व्यक्ति ने 7500 कमाने के लिए 7500 कमाने के लिए 28,000 खर्च कर दिए। बीमा कंपनी किसी भी हाल में 28,000 रीइंबर्स नहीं करेगी, वो इससे ज्यादा क्लेम नहीं देगी, क्योंकि बीमा कंपनी को इससे अल्टीमेटली बेनिफिट कितने का हुआ, 7,500 से ज्यादा का बेनिफिट ही नहीं हुआ। बीमा कंपनी बोलती बल्कि खर्चे मत करते, नहीं करते तो 25 की सेल और नहीं होती, उस पर 7,500 का प्रॉफिट और नहीं होता, हम तुमको 7,500 क्लेम बढ़ा के दे देते, तुम 7,500 की जगह 28 मांग रहे हो। हाँ यदि यही खर्चे 2800 होते तो फिर बीमा कंपनी 2800 दे देती। तो इसका मतलब बेटा ये रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं इससे ज्यादा आपको समझा नहीं सकता। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस या क्या जीपी ऑन सेल्स ड्यू टू एक्सपेंसेस, इससे मतलब क्या पता पड़ा कि इस खर्च की वजह से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है।
तो बीमा कंपनी उससे ज़्यादा खर्चा किसी भी हाल में रीइंबर्स नहीं करेगी, विच एवर इज लेस रीइंबर्स करेगी। लेकिन बीमा कंपनी ने एक फॉर्मूला अपनी तरह से एक फॉर्मूला आपको जोड़ रखा है एडिशनल एक्सपेंस में, ये भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एडिशनल एक्सपेंसेस ले लो, सॉरी एडिशनल एक्सपेंसेस ले लो, उस पर ऊपर जीपी ऑन 80 और नीचे जीपी ऑन 80 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लगा दो। ये आपको रटना पड़ेगा। बीमा कंपनी बोलती है कि आपके अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं, देखिए ऊपर भी जीपी ऑन 80 नीचे भी जीपी ऑन 80। यदि ये नहीं है बेटा, ये है ही नहीं, मान लो 2 मिनट के लिए अनइंश्योर्ड है ही नहीं, तो एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएंगे, जो एडिशनल एक्सपेंसेस है वो एज इट इज आ जाएंगे। बेटा ऊपर भी जीपी ऑन 80 नीचे भी जीपी ऑन 80, तो एडिशनल एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएंगे विदाउट रिडक्शन। लेकिन यदि अनइंश्योर्ड है, कुछ खर्चे अनइंश्योर्ड है, कुछ खर्चे अनइंश्योर्ड है, तो आपका एक्सपेंसेस थोड़े कम होकर आगे नहीं आएंगे, खर्चे कुछ कम होकर आएंगे। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की वजह से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की सजा बीमा कंपनी ने दी है इस एडिशनल एक्सपेंसेस को। दोनों चीजें जबकि अलग अलग है, पर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगाकर विच एवरेज लेस वाला आपको देखना पड़ेगा। बेटा ये तो लॉजिकल है, ये तो लॉजिकल था बिल्कुल, कि बीमा कंपनी एडिशनल एक्सपेंसेस या जीपी ऑन सेल ड्यू टू एक्सपेंसेस विच एवरेज लेस का क्लेम दे। पर बीमा कंपनी ने, ये कुछ हद तक लॉजिकल है पर 100% नहीं, लेकिन बीमा कंपनी को ये अपने पॉलिसी में लिखा होता है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एडिशनल एक्सपेंस पर ये फॉर्मूला लगता है विच एवरेज लेस, तीनों में से जो कम हो उसका क्लेम मिलेगा। लेकिन बेटा एक फॉर्मूला और दिया हुआ है मॉड्यूल में, एक फॉर्मूला मॉड्यूल में और दिया हुआ है, वो ये है, ये एडिशनल एक्सपेंसेस, ये जो थर्ड फॉर्मूला है ना, इसकी जगह ये एक अल्टरनेट है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड और नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। लेकिन ये मॉड्यूल में कम यूज हुआ है। मॉड्यूल के सारे सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले से बने हैं, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा आप यही यूज करो। पर ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आंसर डिफर आएगा, अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, पर फिर भी मॉड्यूल में, मतलब हो सकता है कुछ बीमा कंपनी ये वाला फॉर्मूला यूज करती हो, कुछ बीमा कंपनी ये वाला यूज करती हो, तो आपको तो कुछ ना कहे तो यही वाला यूज कर लेना है। मॉड्यूल में मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज किया गया है, पर यदि ये भी है तो गलत नहीं है, इसका मतलब ये है। तो मैं प्रेफर करूंगा ऊपर वाला, लेकिन ये भी गलत नहीं है, पर आंसर दोनों से अलग अलग आता है, ध्यान रखना बेटा। तो ये आता है इससे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। अब बेटा यहां पर आता है कॉन्सेप्ट नंबर 10, यह आता है, ये आता है, दो चीज आ गई बेटा, एक तो हो गया क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्या आया था, शॉर्ट सेल, सॉरी हाँ, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, हम पढ़ चुके। इससे निकलता है क्लेम फॉर, इसमें कहां का क्लेम जुड़ गया, इसमें क्लेम जुड़ा है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का, और अब हम क्लेम मांग रहे हैं एडिशनल एक्सपेंस का, जो हमने एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं वो भी बीमा कंपनी से मांगे, और बीमा कंपनी उसको देगी, वही तो हमने पढ़ा था विच एवरेज लेस वाला, वो भी यहां जोड़ देंगे। तो ये क्लेम मिला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का, और ये क्लेम मिलेगा एडिशनल एक्सपेंस का। यह आ गया क्लेम बिफोर एवरेज क्लॉज। लेकिन इसमें एक पॉइंट और बचा है बेटा, उसमें क्या होता है, एक पॉइंट और क्या बचा बेटा, यहां पर जो क्लेम मिला है, आपको मैं बताऊं, ये जो क्लेम है आपको पता है बेटा, ये जो क्लेम है लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, इसमें क्लेम मिला है फॉर नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का, ये क्लेम हमारा बन रहा है बेटा। जैसे मान लो हमारी जीपी रेट थी, मैंने बताया ना 10% नेट प्रॉफिट था, 15% स्टैंडिंग चार्जेस थे इंश्योर्ड, तो हमारा जीपी रेट 25% था, जैसे मैंने बताया था। तो बेटा लेकिन जैसे कि हमारे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में सैलरी है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में सैलरी भी शामिल है, मतलब सैलरी का हमें क्लेम मिल रहा है, पर मान लो कोई स्टाफ छोड़ के चला गया इसी बीच और नया स्टाफ आया नहीं, जिस सैलरी का हमने बीमा करवा रखा था, हुआ ये कि कुछ स्टाफ नौकरी छोड़ के चले गए, तो हमारी वो सैलरी बच गई, और नया स्टाफ हम लेकर नहीं आए, तो उससे हमारे वो सैलरी का खर्चा नहीं लगा इस डिसलोकेशन पीरियड में। डिसलोकेशन पीरियड में जब डिस्टर्बिंग पीरियड चल रहा था, कुछ स्टाफ चले गए, हमारी सैलरी में बचत होगी, जबकि हमने सैलरी का बीमा कर रखा था, तो हमने जो ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है उसमें सैलरी जुड़ी हुई है, तो ये तो क्लेम तब मिलता ना कि जब हमारी सैलरी लग रही होती, पर जब सैलरी में कुछ बचत हो गई तो हमें उतने से क्लेम कम करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस।
बेटा हमने ऊपर क्लेम में जोड़ रखा है सिर्फ इंश्योरेंस रीडिंग चार्जेस, और उसमें कुछ बचत हो गई। जैसे मैंने क्या कहा, सैलरी का हमने बीमा करवा, हमारा 8 स्टाफ है, सबकी सैलरी का बीमा कर रखा है, तो हमारे ऊपर वो हो गए इंश्योरेंस रीडिंग चार्जेस। तो हमारा ऊपर जो ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस रीडिंग चार्जेस है, उसमें 8 लोगों की सैलरी का क्लेम मिल रहा है, जबकि उसमें एक व्यक्ति चला गया, तो एक व्यक्ति की सैलरी में जो बचत होगी उसका क्लेम हमें कैसे मिलेगा, तो हमें वो क्लेम नीचे अलग से लेस करना पड़ता है। ये एक सिस्टम है। तो ये आ जाता है क्लेम बिफोर एवरेज क्लॉज, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेम बिफोर एवरेज क्लॉज। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, क्लेम टू बी फाइल विद द इंश्योरेंस कंपनी। बेटा उसमें क्या होता है, ये क्लेम बिफोर जो एवरेज क्लॉज में निकाला, इसमें जो मैंने ऊपर बताया था, ऊपर रख देते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यहां रखते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यहां रखते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी, मतलब हमने पॉलिसी कितने के लिए, और यहां रखते हैं जीपी ऑन 80, जीपी ऑन 80। बेटा मैंने क्या बताया था, मान लो मैंने बताया था आपका कि आपका जीपीए ऑन 80 रुपीज 8 लाख है। 80 मतलब जो टर्नओवर यदि फायर नहीं होती तो अगले 12 महीने में टर्नओवर क्या होता, उस पर आपको जीपी रेट लगा दी तो 8 लाख रुपए आया। मतलब आपका यदि फायर नहीं होती तो अगले 12 मंथ में आपका प्रॉफिट, आपका जीपी 8 लाख रुपए होता, तो आपको पॉलिसी भी 8 लाख की लेना चाहिए थी। आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 8 लाख था, तो आपकी पॉलिसी 8 लाख की होनी थी, पर पॉलिसी है आपकी 6 लाख की। तो आपको जो आपका ये मान लो 1,10,000 लॉस ये आ रहा है क्लेम, इसमें क्या क्या शामिल है, नेट प्रॉफिट, इंश्योरेंस चार्जेस और एडिशनल एक्सपेंसेस सब मिलाकर माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड मिलाकर जो है ना क्लेम बिफोर एवरेज क्लॉज, वो आपने लिया है 1,10,000, तो उसका भी आपको 75% क्लेम मिलेगा। तो यदि अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लोअर देन जीपी ऑन 80 तो आपको लगाना है एवरेज क्लॉज। लेकिन कल को ऐसा हो जाए ना बेटा, कल को ऐसा हो जाए कि आपका जीपी ऑन 80 रुपीज 8 लाख है, 8 लाख है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो होने वाला था वो 8 लाख होने वाला था, और आपकी पॉलिसी बेटा 8.5 लाख की है, तो क्या क्लेम आपको 100% ऊपर मिल सकता है, 110% क्लेम मिल जाएगा। ये पॉलिसी आपकी 880 की है, तो क्या आपको क्लेम 110% देगा, लॉस से ज़्यादा कभी क्लेम नहीं मिलता। तो फिर यहाँ इस केस में आपको एवरेज क्लॉज नहीं लगाना है, ध्यान रखना है बेटा, वो मैंने नीचे लिख भी रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि तो इस क्लेम का 75% नहीं मिलेगा, ये इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। तब आता है क्लेम टू बी फाइल विद द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है बेटा। अब आता है, हम अब समझते हैं कुछ और नया, मतलब जो हमने थोड़ा बहुत समझा है उसके बारे में एक बार फिर से। जैसे कि बेटा मैं क्या बताना चाहता हूं देखिए, ये जो हम ट्रेंड ऑन एनुअल टर्नओवर, ये एक कंफ्यूजिंग इशू है, ट्रेंड ऑन एनुअल टर्नओवर। बेटा देखिए, डेट ऑफ फायर है 1 अगस्त 2020, डेट ऑफ फायर है 1 अगस्त 2020, ठीक है बेटा। इसके प्रीसीडिंग 12 मंथ, अच्छा ये है डेट ऑफ फायर है ना, ये तो है डेट ऑफ फायर, और ये है बिगिनिंग ऑफ ईयर स्टार्ट हुआ था। तो अप्रैल मई जून जुलाई, बेटा ये 4 मंथ तो हो रहे हैं करंट ईयर के, और 8 मंथ उसके प्रीसीडिंग जाओ, 8 मंथ और जाओ लास्ट ईयर के, तो ये आता है एनुअल टर्नओवर। डेट ऑफ हायर के इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ की सेल को बोलते हैं हम, इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ की सेल को हम बोलते हैं एनुअल सेल। बेटा मान लो वो 5 लाख प्लस 20 लाख मिलाकर 25 लाख है, तो आपको अब जब निकालना है कि यदि फायर नहीं होती तो अगले 12 महीने, अगले 12 मंथ में क्या टर्नओवर होता, इसको बोलते हैं एटी, एडजस्ट एनुअल टर्नओवर, यानी एक्सपेक्टेड टर्नओवर, यानी एस्टिमेटेड टर्नओवर ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ। तो एनुअल टर्नओवर मतलब प्रीसीडिंग 12 मंथ, और एडजस्टेड एनुअल टर्न मतलब एस्टिमेटेड टर्नओवर ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। तो बेटा अब यहां पर जरा सोचो ना, अब देखो बेटा, ये अगले साल के 8 महीने और फिर उसके भी अगले साल के 4 महीने, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप देखना। तो बेटा बताने का मतलब ये है कि ये जो टर्नओवर हुआ था 20 लाख, ये प्रीसीडिंग 8 मंथ का है, और 5 लाख करंट ईयर के 8 मंथ का है। बेटा क्या ये अब ये टर्नओवर, तो यदि ट्रेंड 20% का अपवर्ड है, क्वेश्चन में दिया है 20% का अपवर्ड ट्रेंड इन ईच ईयर, बताओ यहां अगले, अब बेटा ये हम अगले 12 महीने की बात कर रहे हैं, अगले 12 महीने में 8 महीने प्लस 4 महीने, सोचो ना बेटा कैसे होंगे, 8 महीने तो करंट ईयर के और 4 महीने
नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेटेड टर्नओवर। बेटा फायर कब हुई? अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 महीने हो गए करंट ईयर के, और 4 मंथ उसके भी नेक्स्ट ईयर के, नेक्स्ट ईयर है ना बेटा, ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर। बेटा ये जो टर्नओवर है उसको यहां लाना है कि यहां टर्नओवर कितना होता, और ये टर्नओवर यहां कितना होगा, ये होगा कि नहीं होगा? तो बेटा आप जरा सोचो, इस बारे में आपको थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। बेटा टर्नओवर यदि यहां 20 लाख हुआ था तो क्या यहां भी 20 लाख ही होता है या 20% बढ़ के होता? डेफिनेटली ये आपको 20% बढ़ाकर यहां पर 24 लाख लेना पड़ेगा। और बात ये 5 लाख के टर्नओवर की है। बच्चे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर इस पर ट्रेंड मत लगाओ, ये तो करंट की सेल है, ये तो 20% बढ़ी हुई है। बेटा पर हमको करंट, ये माना करंट की सेल है 5 लाख, ये करंट के 4 मंथ है, पर ये सेल नेक्स्ट ईयर के 4 मंथ में क्या होती? क्या ये 5 लाख ही होती? हमको तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। ये सेल जो 5 लाख है करंट ईयर के 4 मंथ, ये नेक्स्ट ईयर के 4 मंथ में 5 लाख ही होती या ये भी 20% बढ़ के होती? ये भी 20% बढ़कर 6 लाख रुपीज होती। मतलब आपको जो ट्रेंड लगाना है वो इस प्रीवियस ईयर की सेल पे भी लगाना है और करंट ईयर की सेल पर भी लगाना है। तो आपको ट्रेंड मोस्ट ऑफ द केस में पूरी सेल पर लगता है। सो अप्लाई ट्रेंड ऑन इंटायर यानी फुल सेल, फुल सेल जिसमें इंक्लूड है, हो सकता है लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर्स फ्यू मंथ। मतलब आपको यहां पर जो ट्रेंड लगाना है वो पूरी एनुअल सेल पे लगाना है। एनुअल टर्नओवर में ये हो सकता है, जैसे आपका ये है एनुअल टर्नओवर, ये आपका ये है एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग 12 मंथ, इस प्रीसीडिंग 12 मंथ में प्रीवियस ईयर भी आ गया और करंट ईयर के 4 मंथ भी आ गए, तो करंट ईयर की सेल पर भी ट्रेंड लगेगा क्योंकि हमें उसके भी अगले साल की सेल निकालनी है एस्टिमेटेड। तो हमें ट्रेंड पूरी एनुअल टर्नओवर पे लगाना चाहिए, चाहे उसमें करंट ईयर की सेल इंक्लूड हो, चाहे उसमें थोड़ी बहुत लास्ट ईयर की है, थोड़ी करंट ईयर की, पूरे में ट्रेंड लगाओ। लेकिन कुछ क्वेश्चन अब हम यहां आते हैं, बट इन फ्यू क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको लेता हूं। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन है S&M लिमिटेड, ये क्वेश्चन है S&M लिमिटेड वाला क्वेश्चन। अब यहां पर हम क्वेश्चन पे आ गए बेटा, क्वेश्चन के फंडे पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ क्लास वर्क है ये, या फिर आपके मॉड्यूल में भी होगा, और अपने ये अपने मॉड्यूल में शायद नहीं है, अब हट गया है, पर अपने नोट्स में जरूर है। S&M के नाम से क्वेश्चन देखिएगा, इस पॉइंट के लिए जरूर से बेटा, ठीक है। फटाफट देखते हैं। डेट ऑफ फायर है 1 मई 2006, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन है 4 मंथ, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने डिस्टर्ब रहे हैं, मई जून जुलाई अगस्त 2006 में बिजनेस रहा है डिसलोकेट। अब सेल्स जनवरी, देखिए क्वेश्चन में जनवरी 5 से दिसंबर 5 की सेल दी है बेटा, फायर हुई है 2006 वाले ईयर में और सेल दी है प्रीवियस ईयर की। बेटा ये प्रीवियस ईयर की सेल तो काम आती है ना जीपी रेट निकालने में, वो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल ऑफ लास्ट ईयर, तो ये तो काम कहाँ आएगी? प्रीवियस ईयर की जीपी रेट निकालने में ये सेल काम आती है, ठीक है, वो दी हुई है। अब देखो बेटा जनवरी 6 से अप्रैल 1 जनवरी 6 से 30 अप्रैल 6, ये सेल दी हुई है। बेटा ये क्वेश्चन जो था ना एसएम वाला, S&M वाला, ये लॉस ऑफ स्टॉक भी था, और लॉस ऑफ स्टॉक क्या करना पड़ता है बेटा आपको? लॉस ऑफ स्टॉक का आपको पता है, हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, और वो कब से कब तक का बनता है? एक फायर हुई है यदि 1 मई को, तो 1 जनवरी 2006 से 30 अप्रैल 2006 का हम बनाएंगे। 1 मई को आंख लगी मतलब 30 अप्रैल को आंख लगी है, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक, यहाँ की परचेज, यहाँ की सेल, और यहाँ जीपी रखकर बैलेंसिंग फिगर हम निकालते हैं स्टॉक। तो हमें ये स्टॉक निकालने के लिए ये सेल होना जरूरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की सेल जरूरी थी। तो लॉस ऑफ स्टॉक का भी, चूंकि क्वेश्चन में लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन भी इसी में है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ, तो क्वेश्चन ने ये जो सेल दी है ये काम आएगी लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, ठीक है भाई।
तो ये लॉस ऑफ स्टॉक के लिए सेल हमें काम आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ये सेल। ठीक है बेटा, अब चूंकि फायर हुई है 1 मई 2006 को और डिसलोकेशन 4 मंथ का है, तो ये सेल है एक्चुअल सेल, ये है एक्चुअल सेल, ये तो शॉर्ट सेल निकालने काम आएगी। और इसके करस्पॉन्डिंग पीरियड ये है स्टैंडर्ड टर्नओवर, और ये शॉर्ट सेल निकालने में काम आएगा स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल से शॉर्ट शॉर्ट सेल निकलती है, इससे हम निकालेंगे शॉर्ट सेल। तो ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट सेल के लिए है। ठीक है भाई, ये तो मान लिया। अब इसमें ना तो ट्रेंड गिवन था और न ही सेल आप प्रीसीडिंग 3 to 4 ईयर गिवन थी। इस क्वेश्चन में ना तो ट्रेंड दिया हुआ है, ना पिछले 3 या 4 साल की सेल दी है, तो उससे भी ट्रेंड नहीं निकला। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और एडिशनल दी है, देखो वो क्या। क्वेश्चन बनाने वाले ने ये इन्फॉर्मेशन तो देना ही चाहिए थी। इस क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया, देखो बेटा मेरी बात सुनो, कौन सी मैं रेड इंक में लिख रहा हूं वो सेल जिसकी हमें ना लॉस ऑफ स्टॉक में जरूरत है ना लॉस ऑफ प्रॉफिट में जरूरत थी, लेकिन वो सेल दी। देखो बेटा उसने क्या करा, बेटा ये सेल तो देना जरूरी थी कंपैरिजन के लिए, शॉर्ट सेल के लिए, लेकिन उसने 1 जनवरी 2005 से 30 अप्रैल 2005 की सेल दी है ₹3 लाख, ये एक्स्ट्रा दी है। बेटा यदि आप इसके बारे में सोचो ना, तो इसकी तो हमें ना लॉस ऑफ स्टॉक में जरूरत है ना लॉस ऑफ प्रॉफिट में अदरवाइज। लेकिन इससे क्या होगा बेटा, तब देखो क्या हुआ, 1 अगस्त 2006 को आग लगी, ये है डेटा फायर, से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी 1 मई से मैंने क्या डेट ले ली, 1 मई जून जुलाई अगस्त से 31 अगस्त 2006, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। इसके करस्पॉन्डिंग पीरियड 1 मई 05 से 31 अगस्त 05, बेटा इससे तो हमारा क्या निकल जाएगा, शॉर्ट सेल, ये तो शॉर्ट सेल की काम आएगी। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने इसके पहले 1 जनवरी 05 से 30 अप्रैल 05 की सेल दी है ₹3 लाख, और 1 जनवरी 06 से 30 अप्रैल 06 की सेल दी है 240। इससे क्या पता पड़ा बेटा, ये हमारा फायर वाला ईयर है करंट ईयर 6, यहां सेल हुई 240 फर्स्ट 4 मंथ में, जबकि फायर नहीं हुई थी, जबकि पिछले साल इन्हीं 4 महीनों में सेल हुई थी ₹3 लाख। बेटा फर्स्ट 4 मंथ देखें तो प्रीवियस ईयर के फर्स्ट 4 मंथ में 3 लाख और करंट ईयर के वही 4 मंथ में सेल 240, 60,000 सेल हमारी डाउन चली गई। तो 60,000 डाउन चली गई, करंट ईयर की सेल प्रीवियस ईयर से 60,000 डाउन चली गई, मतलब 20% डाउन चली गई। मतलब पिछले साल की तुलना में करंट ईयर 20% से बुरा है। तो ये 20% क्या हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब इससे भी ट्रेंड मैंने आपको निकालना बताया था, इस क्वेश्चन में इस तरह से 20% ट्रेंड निकाला हुआ है, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर अब क्वेश्चन में ये तो ठीक है ट्रेंड निकाल लिया मैंने, वो तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया इस तरह का चीज। लेकिन बेटा अब जब क्या किया उन्होंने, जनरली तो आप पूरी सेल पे, मैंने कहा था आपको एनुअल टर्नओवर में, पूरे एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड लगाना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा, जरा इस क्वेश्चन में ध्यान देना। हाँ, सिर्फ इस क्वेश्चन में और सिर्फ इसी क्वेश्चन में उन्होंने, जब बेटा आपका डेटा फायर है 1 मई 2006, तो 1 जनवरी 06 ये हुए प्रीसीडिंग 4 मंथ, और 30 अप्रैल 05 से 31 दिसंबर 05, बेटा ये हुए 8 मंथ, ये हुए 4 मंथ, बेटा ये हो गए प्रीसीडिंग 12 मंथ, ये और बेटा ये सेल हमको दी है 240, ये ना सेल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की सेल 240, और बेटा ये सेल हम निकाल लेंगे, तो सेल जो भी है वो सेल हम निकालेंगे, किसी भी तरह से जो भी सेल निकालेंगे वो आप पता कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। ये सेल हमें चाहिए आखिरी के 8 महीने की सेल,
ये सेल चाहिए आखिरी के 8 महीने की, तो इसमें से क्या करो, साल भर की सेल दी हुई है 8 लाख, क्वेश्चन में साल भर की सेल दी है 8 लाख, उसमें से लेस कर दो फर्स्ट 4 मंथ की सेल, तो आपकी आ जाएगी लास्ट 8 मंथ की सेल। वो तो ठीक है बेटा, वो तो आपका उस क्वेश्चन का फंडा आप देख लोगे। साल भर की सेल में से हमने फर्स्ट 4 मंथ सेल घटा दी, तो बची लास्ट 8 मंथ सेल। बेटा ये है 2005 और ये है 2006, इसको मिलाकर बोला है बेटा वो आ रहा है, मुझे पता है कि ये 740 आ रहा है, जो भी आ रहा है। बेटा अब उन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस पर ट्रेंड नहीं लगाया है, एटी निकालते वक्त इस पर अप्लाइड ट्रेंड, इस पर अप्लाइड ट्रेंड, बेटा उन्होंने इस पर ट्रेंड लगाया है डाउनवर्ड 20% का, लेकिन इस पर नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड ट्रेंड क्यों नहीं लगाया? बेटा हमने अभी बात की थी कि हमें एनुअल टर्नओवर पर, पूरे एनुअल टर्नओवर पर ट्रेंड निकालकर लगाना है, एडजस्टेड एनुअल टर्न निकालना है। तो हम जनरली तो पूरे एनुअल टर्नओवर पर ट्रेंड लगाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चन में, जबकि इसी से ट्रेंड निकला है, आपको पता है इसी से ट्रेंड निकला है ना 240 से, कि 240 20% डाउन है, 240 20% डाउन है, तभी तो बड़ा 3 लाख की जगह 240 घट गई, मतलब 60 से डाउन चला गया, मतलब 20% डाउन गई, ये 20% से ऑलरेडी डाउन है। तो उन्होंने इस पर फिर से ट्रेंड नहीं लगाया 240 पर, लेकिन मुझे तो लगता है ये भी गलत है वैसे तो, पर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताने के लिए बोल रहा हूं। यदि एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस पर ट्रेंड मत लगाना, लॉजिकली तो मैं कहूंगा ट्रेंड इस पर भी लगना चाहिए, क्योंकि हमें तो अगले साल के पर ट्रेंड चाहिए ना, अगले साल की एक्सपेक्टेड। तो पर जो भी बेटा मैं इस क्वेश्चन में कहूंगा कि आप इस पर ट्रेंड मत लगाओ, जब इसी से ट्रेंड निकला हो, जिसी से ट्रेंड निकला हो उस पर ट्रेंड मत लगाओ, बाकी पूरे एनुअल टर्नओवर पर ट्रेंड लगाना है आपको बेटा, ठीक है। अब स्पेशल पॉइंट, बस दो एक स्पेशल पॉइंट बचे हैं बेटा। एक क्वेश्चन है सोनी लिमिटेड वाला, ये एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, सारे बेसिक तो खत्म हो गए बेटा, हमारा टाइम वैसे भी अब बस काफ़ी टाइम हो रहा है, चैप्टर कम से कम टाइम में रिवाइज करना, फिर भी मैं सोनी लिमिटेड वाला क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट करा रहा हूँ बेटा। देखिए जितना हो जाए उतना अच्छा है, जो नहीं हो पाएगा ठीक है, बेसिक तो सारे कवर हो चुके हैं बेटा। सोनी लिमिटेड में डेट ऑफ हायर दी थी 1 अप्रैल 2012 और डिसलोकेशन था अप्रैल में जून का 3 महीनों का, अप्रैल में जून 3 महीने हैं डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइंड में आपके सामने आपके पास ही डेटा होना चाहिए बेटा। फिर क्वेश्चन ने जनवरी 11 से दिसंबर 11 की सेल दी है 10 लाख, ये तो प्रीवियस ईयर हुआ, ये प्रीवियस ईयर की सेल तो काम आती है हमारे जी पीरियड निकालना वगैरह में, और जनवरी 12 से मार्च 12 की सेल भी दी है, जनवरी 12 से मार्च सेल 12, मतलब ये करंट ईयर के फर्स्ट 3 मंथ है, और ये है एक्चुअल सेल, डिसलोकेशन पीरियड की सेल, एक्चुअल सेल पीरियड ऑफ डिसलोकेशन की सेल। और यहां पर क्वेश्चन में ट्रेंड 15% का इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया हुआ है, 25% का इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया है 15% का, कि आपकी सेल प्रीवियस ईयर से 15% ज्यादा है, ये आपका 15% का इंक्रीजिंग ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब बेटा ये शॉर्ट सेल निकालना है, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। देखिए शॉर्ट सेल के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल प्लस 15% से आ जाता है, इससे आ जाती है दैट इज एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। और बेटा ये कब की चाहिए, फर्स्ट, अच्छा लेस एक्चुअल सेल करते हैं अपन, एक्चुअल सेल 1 अप्रैल 2012 से 30 जून 2012 की सेल को एक्चुअल सेल बोलते हैं, वो हमें दी हुई है, वो हमें दी है 87,500। अब बेटा क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये जो 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011, ये सेल स्टैंडर्ड सेल क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल नहीं है बेटा, ये अननोन है बेटा। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में जब करोगे तब आपको ये देखना चाहिए, बट ये सेल गिवन नहीं बेटा क्वेश्चन में, यदि आप वो डेटा देखोगे ना, बस क्वेश्चन में सेल का डेटा बस जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने यही है बेटा। आपको ये सेल जो दी है तो कब की दी है, जनवरी 12 से
मार्च 12, मतलब मैं आपको बताऊं, फिर से लिखूं, 1 अप्रैल 2012 को फायर हुई, डेट ऑफ फायर, से 30 जून 12, ये है डिसलोकेशन पीरियड, यहाँ की सेल दी है रिसेंट 500, और यहाँ से पिछले साल 1 जनवरी 12 से 30 अप्रैल 12, अप्रैल में जून, ये है एक्चुअल सेल, और ये सेल भी दी है क्वेश्चन है 250, ये भी सेल दी हुई है। पर बेटा क्वेश्चन में 1 अप्रैल 11 से जून 11 की सेल, ये सेल गिवन नहीं है, यहां की सेल अननोन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, उन्होंने कैसे निकाला जरा बहुत ही इंटरेस्ट से देखिए बेटा। उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, हमें ये सेल चाहिए यहां की, ये गिवन नहीं है और उसके बगैर शॉर्ट सेल निकल नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया बेटा, क्या किया, ये जो 250 सेल है, ये 250 सेल जो करंट ईयर की है, करंट ईयर के फर्स्ट 3 मंथ में सेल है, ये 15% ज्यादा है। यदि इस 250 को डिवाइड बाय 115 किया, ये 115% है, इंटू 100 किया, मैं हटा रहा हूं वापस, ये 250 की सेल चूंकि करंट ईयर की सेल प्रीवियस ईयर से 15% ज्यादा है, 15% ज्यादा है, मतलब यदि यहां सेल 100 रुपया थी, यदि यहां सेल, ये मेरा इसका करंट 1 अप्रैल 2011 से, सॉरी 1 जनवरी 11 से 30 अप्रैल 11 की बात करें, बेटा जरा ध्यान से देखना बेटा, चूंकि क्वेश्चन में 15% का करंट ईयर ट्रेंड दिया हुआ है, इसका मतलब करंट ईयर की सेल 15% ज्यादा है, मतलब ये सेल 15% ज्यादा है। यदि ये सेल 15% ज्यादा है, डिवाइड बाय 115% कर दो, तो ये आ गया 217391, ये आ गई, ये आ गई, ये निकाल ली बेटा। 250 सेल यदि फर्स्ट 3 मंथ की है जो कि 115% है, तो हमने प्रीवियस ईयर के फर्स्ट 3 मंथ की सेल निकाल ली, 217391, 217391। तो हमने 250 जो कि 115% है, इससे 217391 निकल गई। फर्स्ट ये प्रीवियस ईयर की सेल, बेटा यदि ये सेल लास्ट करंट ईयर की है 115%, तो ये प्रीवियस ईयर के वही 3 महीने आ गए ना, वही 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो बेटा मतलब ये हुआ, ये हमने निकाल ली जो भी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 250 सेल थी करंट ईयर के 4 मंथ की, तो 217391 में निकाल ली प्रीवियस ईयर के 4 मंथ। अब बेटा आप क्या करो, अब क्या करो, प्रीवियस ईयर की सेल 2011 की सेल रुपीज 10 लाख दी हुई है, 10 लाख में से ये घटा दो, 217391 घटा दो, बेटा ये 12 मंथ सेल, इसमें घटा दी 4 मंथ सेल, सॉरी ये मार्च आना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल तो उधर आ गया, मैं गलती कर रहा हूँ, 31 मार्च 11 और से 31 मार्च 12, हाँ ठीक है बेटा आप फिर समझ लो, फंडा तो वही रहेगा। बेटा हमें 250 दी थी करंट ईयर के फर्स्ट 3 मंथ, उससे हमने निकाल लिए प्रीवियस ईयर के 3 मंथ, 217 आ गया प्रीवियस ईयर के 3 मंथ। तो ये क्या बची, बची हुई सेल क्या आ गई, 10 लाख माइनस 217391, बेटा आ गया 782690, ये आ गई 9 मंथ सेल,
ऑफ लास्ट ईयर ऑफ 2011। बेटा ये सेल थी पूरे साल भर की 10 लाख, उसमें से मैंने ये सेल घटा दी 3 महीनों की, तो ये सेल आ गई 9 महीने। अब 9 महीने कितनी, और हमें चाहिए पिछले साल के 3 महीने, हमें चाहिए पिछले साल के 3 महीने। तो क्या करें बेटा, ये 782 सेल है 9 महीनों की, इसका 1/3 कर लो। 9 महीने कितनी, तो 3 महीने की कितनी, ऐसे निकल जाएगी आपकी 260870 समथिंग। बेटा हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये जो सेल 9 महीनों की है ये इवनली है। 9 महीने की कितनी, तो 3 महीनों की कितनी, क्योंकि हमें चाहिए थे अप्रैल में जून की सेल। बेटा इस तरह से हमने निकाल लिया। तो बेटा यहां क्वेश्चन में ट्रेंड दिया हुआ था और स्टैंडर्ड सेल नहीं दी थी, तो स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए, ये स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए हमें क्या चतुराई यूज करनी पड़ी, हमने इस 250 की सेल से ये सेल निकाली और ये सेल घटा दी 3 महीने की सेल पिछले साल की साल भर की सेल से, तो ये आ गई 9 महीने की सेल। ये 9 महीने कौन कौन से बेटा, यदि ये सेल है फर्स्ट 3 मंथ, तो ये आगे बचे हुए 9 मंथ, और 9 मंथ मतलब ये इसी में आ रहे हैं, अप्रैल से जून वाले 3 महीने की सेल हमको चाहिए, तो हमने इसमें से 3 महीने की सेल अलग कर ली। ये एक क्वेश्चन था सोनी लिमिटेड वाला। बेटा एक क्वेश्चन था मोनालिसा वाला, वैसे जरूरत नहीं है मुझे इतने कॉन्सेप्ट बताने की, वैसे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। ये पॉइंट आपको जब क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा समझ आएंगे, आप खुद क्वेश्चन करोगे इसके बाद ये पॉइंट देखोगे तो ज्यादा महत्व है। यहाँ आप ये क्वेश्चन साथ में करते जाओ और ये पॉइंट समझते जाओ, ऐसे शायद समझ में ना आए, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। ये मोनालिसा वाला क्वेश्चन भी करोगे तो समझ आएगा। बेटा इसके अंदर भी ये एक पहला और आखिरी क्वेश्चन है जहां पर 15th ऑफ जनरली क्वेश्चन में फायर होती है बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ, मतलब बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड ऑफ द मंथ, लेकिन यहाँ पर 15th मंथ के मिड में फायर हुई है, तो 15 दिन का लफड़ा आ गया इसके अंदर, 15 डेज का कोई इशू आ रहा है बेटा, उसको लेकर के ये क्वेश्चन है आपका। आई थिंक बेटा ये तो आप मतलब आप इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये तो आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसमें शायद आपको मेरी जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ पर आपको क्या है, 15 डेज की सेल को प्लस माइनस करके आपको सेल निकालनी होगी, ये कोई बड़ा इशू मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ अब ये क्वेश्चन बेटा बिल्डवेल लिमिटेड वाला, ये भी एक क्वेश्चन है बिल्डवेल, ये भी आपके मॉडल का है बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है, 10 महीने इंडिमिटी पीरियड है, 10 महीने डिसलोकेशन पीरियड है। फायर साल के पहले दिन ही हो गई, साल के फर्स्ट डे फायर हो गई और 10 महीने तक बिजनेस डिसऑर्गेनाइज रहा। तो बेटा इसमें क्या है, यदि क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। बेटा इसमें क्या कर रखा है, 12 महीने में से ये है प्री डैमेज फिगर, मतलब ये है लास्ट ईयर के प्री डैमेज फिगर, मतलब डैमेज आग लगने के पहले के, जनवरी मतलब 1 महीना, फरवरी टू अक्टूबर और फिर नवंबर टू दिसंबर, ये पूरा साल भर की सेल है 12 लाख, पिछले साल के 12 महीने, ये प्रीवियस ईयर के 12 मंथ है। और इसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट फॉर करंट ईयर दिया हुआ है कि, तो मतलब इन्होंने जो ट्रेंड लगाकर सेल निकालते हैं वो उन्होंने खुद ने अमाउंट में ट्रेंड लगा दिया, 10,000 प्लस, 50,000 प्लस, 10,000 प्लस, 70,000 का ट्रेंड है। और ये है फायर के पहले के 12 महीने, क्योंकि फायर 1 जनवरी को ही लग गई, तो ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर ही हो गया एनुअल टर्नओवर। बेटा 1 जनवरी को फायर हो गई तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, पिछला साल ही प्रीवियस ईयर हो गया ना, और ये सेल 12 लाख है तो ये हो गया एनुअल टर्नओवर, उस पर ट्रेंड लग गया तो ये आ गया एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये 8 ही आ जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेंड लगा के, मतलब क्वेश्चन ने एनुअल सेल रेडी दे रखी है, एटी भी रेडी दे रखा है आपको, 1270 आपका एटी है। क्वेश्चन में जो खास बात बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन इसके लिए नहीं लिया मैंने, इसके लिए लिया है बेटा, क्वेश्चन में जीपी रेट 30% दी है प्रीवियस ईयर की और 32% दी है करंट ईयर की। जीपी रेट 30% ऑफ लास्ट ईयर है और 32% है करंट ईयर की एडजस्टेड जीपी रेट। बेटा लेकिन ये जीपी रेट लॉस ऑफ स्टॉक वाली है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी जीपी रेट है। अब देखो बेटा क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बेटा ऑर्डिनरी जीपी में क्या होता है,
ऑर्डिनरी जीपी में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड, है ना। लेकिन जीपी रेट फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में बेटा मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस ओनली इंश्योर्ड। बेटा यदि हमें क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन ने ये वाला जीपी दे रखा है तो ये वाले जीपी में से क्या घटाओ, बेटा हमारा जीपी रेट 32% है, 32%। ये 32% बेटा जीपी रेट है एडजस्टेड फॉर करंट ईयर, और बेटा करंट ईयर 32% लगा दो सेल पर। बेटा आपने सेल पर 32% लगा दिया तो ये आ गया जीपी। अब बेटा ये जीपी कौन सा वाला है, ये है जीपी ऑर्डिनरी वाला। ये जीपी भी बेटा ऑर्डिनरी है, ये जीपी ऑर्डिनरी है तो ये जीपी भी ऑर्डिनरी वाला आया। पर दिक्कत क्या बेटा, ये जीपी जो ऑर्डिनरी आया, ये जीपी ऑर्डिनरी है, मतलब इसमें क्या क्या शामिल है, ये जीपी है ऑर्डिनरी जो भी आ रहा है, मतलब इसमें नेट प्रॉफिट भी जुड़े हैं प्लस ऑल एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं। तो बेटा इसमें से मैं क्या करूं, यदि मैं इस जीपी में से जो कि ऑर्डिनरी है इसमें से अनइंश्योर्ड घटा दूं तो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड। और यही वाला जीपी हमारा जीपी माना जाएगा जीपी रेट के लिए। इसको सेल से डिवाइड करके न्यू जीपी रेट निकाल लो। मतलब लॉस ऑफ स्टॉक वाली जीपी रेट दी हुई थी 32%, इससे निकालने वाली है, हमको चाहिए न्यू जीपी रेट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो उसका फंडा क्या है बेटा, ऑर्डिनरी जीपी रेट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन हमारी स्पेशल जीपी रेट में क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट प्लस ओनली इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो उसके लिए क्या करा बेटा, ये ऑर्डिनरी जीपी है, मतलब इसमें नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस जुड़े हुए हैं। तो इसमें से मैं यदि अनइंश्योर्ड घटा दूं तो बचेंगे क्या, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड। इससे एक नई जीपी रेट निकलेगी आपकी। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक इतना आपके लिए रिविजन काफ़ी है। और वैसे ही मैंने बेसिक पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपको तभी समझ में आएंगे जब क्वेश्चन आप करोगे, नहीं तो नहीं आएंगे। पहले ही बोल देता हूँ, ये जो स्पेशल पॉइंट बताएं, ये वाला या ये वाला जो स्पेशल पॉइंट सोनी लिमिटेड वाला है या जो S&M वाला है, ये आप क्वेश्चन के साथ ही समझोगे तो ठीक रहेगा। मतलब आपको ये कब समझना चाहिए, जब क्वेश्चन आप साथ में करते जाओ। आपको चाहिए कि इनके क्वेश्चन साथ में कर लो, इन पॉइंट को समझ लो, तो आपके लिए बेहतर होगा। और बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें तो बस जोड़ तोड़ करनी है। जैसे आपको सेल 2.5 महीने की चाहिए तो आप 3 महीने की सेल में से 15 दिन की सेल घटा दो। आपको आखिरी के 2.5 महीने चाहिए, 2.5 महीने समझते हो हिंदी में आप, आई थिंक इतनी हिंदी सभी को आती होगी। बेटा आपको 3 महीने की सेल दिए और आपको आखिरी के 2.5 महीने चाहिए तो शुरू के 15 दिन घटा दो, या आपको शुरू के 2.5 महीने चाहिए तो आखिरी के 15 दिन घटा दो। बेटा वो 15 डेज की सेल को घटा कर जोड़ कर आप कमाल करके आप सब इसमें कर सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपका मोनालिसा के नाम से मॉड्यूल में है। बेटा आपको मॉड्यूल के सारे पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। थैंक यू।